जिंदगी नहीं छीनी बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की धुरी को छीन लिया है। बारामती की जनता आज गमगीन है, गुस्से में है और सवाल भी पूछ रही है कि क्या सत्ता की कीमत जनता से चुकाई। अजीत पवार चले गए लेकिन पीछे छोड़ गए सियासी उलझनों का तूफान। जो कुर्सी वो संभाल रहे थे, अब उसी कुर्सी पे कई दावेदारों की नजर है। एनसीपी के भीतर मंथन चल रहा है, महायुति में बेचैनी है और विपक्ष मौके की तलाश में लगा हुआ है। अजीत पवार के जाने से खाली हुई जगह सिर्फ एक कुर्सी नहीं, पूरी सियासत का बैलेंस पॉइंट है। जो क्या अजीत पवार जाते जाते सियासी गद्दी भी फंसा गए? क्या बारामती फिर से बनेगी महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र? और सबसे बड़ा सवाल कि पवार तो चले गए लेकिन अब पावर किसके हाथ होगा? बहुत सारे सवाल हैं जो देखे जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, प्लेन क्रैश होने से 66 साल के उम्र के नेता का निधन हो गया। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति हिल गई है। एनसीपी की नींव अब किसके हाथों में रहेगी, इसे लेकर मंथन चल रहा है। परिवार गंभीरता से विचार कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये जान लेना बहुत जरूरी है। विमान में आखिर समय में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा ये हादसा हो गया और कैसे हुआ? कोहरे से विमान भटका। कहा जा रहा था कि मौसम खराब है, मौसम मुंबई में भी खराब था, मौसम बारामती में भी खराब था, लेकिन क्या एटीसी ने परमिशन दे दी? एटीसी को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन परमिशन दी और मुंबई से ये विमान 8 बजे उड़ा। ठीक 8 बजे वहां से उड़ा और 8:45 पर बारामती में लैंड किया। लैंडिंग के समय यह कहा गया कि यह विमान हवा में झूलता रहा। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके जरिए मैं आपको तस्वीरों में बता दूं कि कोहरे में विमान भटका, लैंडिंग करते समय वो हिल रहा था, लैंडिंग में रनवे उसे नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसी जानकारी कही जा रही है। यह जांच का विषय होगा। जो पायलट के बीच बातचीत होती है, ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है, उसमें देखा जाएगा। और एक बार नीचे आया, ऊपर उड़ा, उसके बाद फिर नीचे आया और जब लैंडिंग की तो विमान फिसल गया, रनवे से फिसल गया। और रनवे से फिसलने के बाद वो नोज टकराने से आग लग गई, क्योंकि 8:50 पर बारामती में यह प्लेन क्रैश हुआ था और 8 बजे मुंबई से यह उड़ा था। कहा जा रहा है कि पल भर में पूरा माहौल बदल गया। नोज टकरा गई और नोज टकराने के बाद 4-5 बड़े ब्लास्ट हुए प्लेन में, और ब्लास्ट होने के बाद फिर उसका जो विमान का इंजन था वो विमान से फट कर कहीं और गिर गया। जोरदार ब्लास्ट। अजीत पवार सहित 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। और आप जो जेट देख रहे हैं, विमान देख रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को झकझोर देने वाली जो खबर है, उस खबर के बाद अब तस्वीर पूरी बदल चुकी है। सियासत क्या कहती है, राजनीति क्या कहती है, क्योंकि 288 सीटों की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जिस एनसीपी के पास 41 विधायक थे, आज वही पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे के बिना खड़ी हुई है। सबसे बड़े चेहरे के बिना खड़ी हुई है। अजीत पवार के जाने के बाद सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं है, नेतृत्व का भी है, क्योंकि अब इन 41 विधायकों की दिशा क्या होगी और महाराष्ट्र की राजनीति का मोड़ क्या होगा। इन सीटों के समीकरण को समझते हैं, किसके पास कितने नंबर हैं। आपको बता दें कि 288 वहां पर जो सीटें हैं, 288 सीटें हैं विधानसभा की, और 288 सीटों में जो बीजेपी के पास है वो 132 सीट हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 57 सीटें हैं। अजीत पवार गुट की एनसीपी के पास 41 हैं। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे 20 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 16 सीटें। अब ये जो अजीत पवार के 41 विधायक हैं, ये 41 विधायक एक तरह से नेतृत्वहीन हो चुके हैं, क्योंकि आज की जो महाराष्ट्र की परिस्थितियां हैं, उस महाराष्ट्र की परिस्थिति में बड़ी खींचतान देखी जा रही है। और इस खींचतान में अपनी पार्टी और अपने पार्टी के विधायकों को बड़ा संभाल कर रखना मुश्किल होता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इसमें अजीत पवार की जगह कौन लेंगे? क्या किसी पार्टी के बड़े नेता के बारे में विचार किया जाएगा, या परिवार से ही किसी व्यक्ति को? क्योंकि अजीत पवार की जो परिवार है उसमें उनकी पत्नी राज्यसभा की सदस्य हैं, एक बेटे उनके सांसद हैं और दूसरे बेटे अभी राजनीति का ककहरा सीख रहे हैं। तो ये जो समीकरण है,
अब जो शरद पवार गुट है उनके पास 10 विधायक हैं, जनसुराज शक्ति के पास 2 हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 हैं, AIMIM के पास 1 है और अन्य 7 हैं। मुझे लगता है कि हाल के दिनों में अभी बहुत संयम के साथ, क्योंकि पवार परिवार के मुखिया कोई और नहीं, पवार परिवार के मुखिया शरद पवार हैं और अजीत पवार के गुट के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो शरद पवार को ही अपना नेता मानते हैं। दोनों के रास्ते भले ही अलग हो गए हों, लेकिन हाल के दिनों में दोनों ने दीपावली भी साथ मनाई थी, साथ दिवाली मनाई थी। कुछ दिन पहले शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात भी हुई थी। दोनों के रास्ते कभी भी अलग हो जाते थे, कभी भी साथ हो जाते थे, लेकिन यकीन मानिए चाहे वो एनसीपी अजीत पवार हो या एनसीपी शरद पवार हो, उसके नेता, एनसीपी के नेता ही दिलों में शरद पवार। आगे क्या होगा, चर्चा हमने इसलिए की, हम ये जो सियासी समीकरण आपको इसलिए दिखा रहे थे, लेकिन पवार का पावर क्या खत्म है? महाराष्ट्र की राजनीति में जो महायुति है, महायुति ने 230 सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत हासिल किया था। बारामती से अजीत पवार ने अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर अपनी ताकत दिखाई थी। आपको युगेंद्र के बारे में बता दूं कि सबसे पहले जानकारी युगेंद्र को ही मिली और युगेंद्र ने ही इस बात की जानकारी परिवार को दी कि चाचा नहीं रहे। वो भतीजे जो कि अपने चाचा अजीत पवार से चुनाव हारे थे, फूट फूट कर वहां पर रो रहे थे, दिल से बहुत दुखी थे। परिवार एक है, इस बात को समझिए। अब महायुति ने 230 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की थी। अजीत पवार बारामती से चुने गए, विधायक बने गए, भतीजे को 1 लाख वोटों से हराया और पार्टी एनसीपी यानी कि अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 59 सीटों में से एनसीपी की 41 सीटें जीती, यानी कि स्ट्राइक रेट देखिए। सरकार में एनसीपी अजीत पवार समेत 9 मंत्री हैं, इनमें कैबिनेट के 8 मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री हैं। महत्वपूर्ण पद, ज्यादातर महत्वपूर्ण पद अजीत पवार के पास है। तो आप कद समझिए अब क्या होगा, एनसीपी का क्या होगा। अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान क्या होगा। सवाल सिर्फ नेतृत्व का नहीं है, संगठन और विधायी ताकत को भी संभालने की बात है। पार्टी की कमान अब किसके हाथ होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अजीत पवार की विरासत को कौन संभालेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि संगठन और विधायी ताकत की जो कमान है कौन संभालने वाला है। अजीत पवार की क्या राष्ट्रीय पहचान और संसदीय अनुभव किसे है, यह भी देखना होगा, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। पार्टी के कई गुटों में स्वीकार्यता, पार्टी के जो गुट हैं उनमें स्वीकार्यता है कि नहीं है, यह देखना होगा। संगठन को स्थिर रखने की क्षमता है, यह देखना होगा। बहुत सारी चीजों के बीच जो एनसीपी का क्या होगा, सुप्रिया सुले विकल्प हो सकती हैं। निगम के चुनाव में अजीत और सुप्रिया सुले साथ थे, दोनों ने मिलकर एक गठबंधन भी तैयार किया था। पार्थ पवार और जय पवार दोनों बेटे हैं अजीत पवार के, उनके नामों की भी अटकलें चल रही हैं, क्योंकि तत्कालिक प्राथमिकता किसे दी जाए यह भी देखना होगा, क्योंकि अजीत पवार से लोग भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे। शरद पवार तो केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अगर शरद पवार के जरिए कोई करता था, महाराष्ट्र की राजनीति अगर कार्यकर्ताओं को कोई संभालता था तो वो अजीत पवार थे। गुटबाजी को रोकना, विधायकों को एकजुट रखना, सत्ता संतुलन की चुनौती, सत्तारूढ़ गठबंधन और एनसीपी को मजबूत करना, ये तमाम सारी चीजें जो हैं इन्हें बड़े गौर से समझना होगा। ये जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये एक एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस में अजीत पवार का पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि सीधी अभी वहीं से आ रही है। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए लाया गया है। दर्शन लोग करेंगे और जैसा कि समय भी दिया गया है कि 11 बजे, कल 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंच रहे हैं और तमाम सारी बातों के बीच, लेकिन क्या अब बिना अजीत के फडणवीस सरकार पर कोई असर पड़ेगा?
असल में अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल है वो सीधा सवाल है और वो देवेंद्र फडणवीस से जुड़ता है। अजीत सिर्फ एक सहयोगी नहीं थे बल्कि महायुति के बैलेंसिंग फैक्टर थे। अब यही संतुलन डगमगा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि इतना तो तय है कि अजीत एनसीपी को कोई नहीं संभाल पाएगा। इस राजनीतिक खालीपन को कौन भर पाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बिना अजीत के फडणवीस पर असर पड़ेगा, उनकी सरकार पर असर पड़ेगा? यह समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन का संतुलन कैसे होगा? शिंदे को मनाने में अब दिक्कत है। क्या शिंदे वो दबाव बना पाएंगे, प्रभाव बना पाएंगे? महायुति पर अब दबाव है, लेकिन यह भी बात सच है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि उनके पास जो आंकड़ा है वो काफी आंकड़ा है। उनके साथ शिंदे भी खड़े हुए हैं जो कि करीब 57 सीटों के आसपास मौजूद हैं। तो अब जो संकेत हैं वो संकेत है कि क्या पवार परिवार फिर से एक होने वाला है? महाराष्ट्र की राजनीति की जो स्थिति है, महायुति एनसीपी के जो दोनों गुट हैं उन पर कोई असर पड़ने वाला है? और गठबंधन का जो संतुलन है क्या वो बिगड़ने की आशंका है? क्या अब कोई स्थिति ऐसी है जो कि विपरीत हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि तमाम सारी जो बैलेंस इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में बन गया था, एकनाथ शिंदे के जरिए या फिर अजीत पवार के जरिए, वो बैलेंस गड़वा सकता है? इंतजार करना होगा, क्योंकि महायुति का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि अजीत पवार नहीं है। उनके निधन से सबकी आंखें नम हैं। ऐसे में दिग्गज उन्हें किस तरह याद करते हैं यह आपको सुनने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। देखिए, बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। आणि मनाला चटका लावून जाणारी ही अतिशय दुर्दैवी घटना आज महाराष्ट्रात घडली आहे। खरं म्हणजे असं कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। और इसी खबर पर बात करने के लिए अपने सहयोगी शाहिद के पास हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई थी जिसमें जो पार्थिव शरीर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का था
वो अभी रवाना हुआ था और मुझे लगता है कि और अंतिम दर्शन के लिए उस रखा गया है परिवार के। शायद अब क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी अमित शाह कल पहुंचने वाले हैं। मनोज, मैं इस वक्त बारामती के जो उस ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखें यहाँ उनके अजीत पवार के पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है, जो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को जो है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो सियासी लीडर हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उन सभी लोगों को जो है वो सभी लोग यहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ देर बाद जो है यहाँ से उनके शरीर को जो है वापस से उस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और उसके बाद कल फिर से लाया जाएगा। और कल 11 बजे के आसपास का ये बताया गया है कि 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है जो लोग हैं उनके दर्शन के लिए जो है इस तरह से रखा जा रहा है जैसा अभी है। आपको बता दें मनोज, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारामती से ही नहीं, बल्कि बारामती के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग जो है बड़ी तादाद में जो है यहाँ आए, क्योंकि एक अचानक जो होने वाली इस हादसाती मौत के बाद जो उनके चाहने वाले लोग हैं वाकई बहुत सदमे में हैं। यहाँ पे अभी जो है आपको मैं बता दूं कि जब ये हादसा पेश आया, वहाँ जो लोग थे, उसके बाद जैसे ही पता चला कि पूरे बारामती ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो है शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि सरकार ने 3 दिन जो है शोक का ऐलान किया है। उसके साथ साथ जो है उनके परिवार को अदना से आला राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के पीएम तक ने जो है उनके परिवार को जो है ढाढस बंधाई है, उन्होंने अफसोस जताया है। अब इन सब के बीच में जो है महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की सियासत अब कौन सा जो है रूप धारण करेगी, क्योंकि अजीत पवार जो थे एनसीपी के जो है वो एक कद्दावर लीडर थे, उन्होंने अपनी पार्टी देखी है। दूसरी एक अहम बात ये भी रही है कि भले उन्होंने जो है पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी की बुनियाद डाली, लेकिन परिवार से उन्होंने बगावत नहीं की। एक ही छत के नीचे शुरू से रहे और बाद में भले वो कहीं भी रहे, लेकिन परिवार को जो है उन्होंने जोड़ के रखा, जो हर सुख और दुख की घड़ी में जो है हमेशा साथ नजर आए। चाहे शरद पवार की बात करें, चाहे सुप्रिया सुले की बात करें, या दूसरे उनके परिवार के दूसरे लोग, चाहे चुनाव में भले वो अगर आप प्रतिद्वंदी और उसके बाद जो है वो सब दिखाई दिए, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो मनोज, वो जो खलिश परिवार में कभी नहीं देखी गई। सियासी लड़ाई को उन्होंने घर में नहीं शामिल होने दिया, बल्कि उन्होंने सियासत को जो है घर के बाहर रखा और घर। ये बात शायद सही कह रहे थे कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो सियासी लड़ाई है उसको परिवार में हावी नहीं होने दिया, वो घर के बाहर रही, लेकिन घर में परिवार में सभी पवार परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ रहे। और यही कारण है कि दिवाली भी साथ मनाई। इस बात का जिक्र सुप्रिया सुले कर रही थी। हाल के दिनों में शरद पवार के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात अजीत पवार की हुई थी, लेकिन अब आगे क्या होगा, अजीत पवार गुट की बागडोर आखिर कौन संभालेगा, ये देखने वाली बात है। विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, गुलाब चंद दुबे जो कि प्रवक्ता शिवसेना मेरे साथ मौजूद हैं, प्रशांत पवार जो कि प्रवक्ता एनसीपी मेरे साथ मौजूद हैं, अजीत गुट के अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, और एन के मेहता पूर्व अधिकारी IAF मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एन के मेहता जो पूर्व अधिकारी हैं IAF के, उनके पास मैं चलूंगा। एन के मेहता साहब, स्वाभाविक तौर पर एक हादसा है, शरद पवार ने भी कहा कि ये एक हादसा है, इसे हादसे के तौर पर देखा जाए, राजनीति ना की जाए, लेकिन देश के तमाम बड़े नेता इस हादसे पर सवाल उठा रहे हैं, इसकी जांच की बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हर फ्लाइंग एक्सीडेंट का जांच होती है, होनी भी चाहिए और होती भी है और होगी भी। और जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स है उसमें से सब कुछ क्लियर आ जाएगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मेरा जो इसको एक कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं या एक्सीडेंट बोलते हैं और सैबोटाज बोलते हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है, अगर ये सैबोटाज होता, किसी ने एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसा किया होता, तो अगर वो वेदर ठीक होता, पहली बार लैंड कर गया होता, तो जिस टाइम पे वो एयरक्राफ्ट क्रैश किया है तो वो समय आता ही ना, तब तक वो लैंड कर चुका होता, तो तब वो अजीत पवार जी उतर चुके हुए थे। जस्ट बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज व्हेन द एयरक्राफ्ट वाज कमिंग फॉर लैंडिंग, तो उस समय उसको पायलट को नहीं दिखा होगा रनवे, तो उन्होंने गो अराउंड किया हुआ। लेकिन जो विजुअल वीडियो में अभी देख रहा हूँ और एक्सीडेंट के पहले के जो एयरक्राफ्ट लैंड करने का वीडियो एक चल रहा है, उसमें तो वेदर बड़ा क्लियर दिख रहा है। इतनी दूर से सीसीटीवी कैमरा से एयरक्राफ्ट दिख रहा है, इसका मतलब वेदर क्लियर था, पायलट को रनवे दिख रहा था। हो सकता क्या रीजन है पायलट ने गो अराउंड किया, दैट कुड बी डिफरेंट। तो
लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर एयरक्राफ्ट को सैबोटाज किया हुआ होता तो जिस समय एयरक्राफ्ट ने पहले लैंड करना था उस समय लैंड कर चुका होता, फिर तो होना नहीं था, फिर जिसने भी सैबोटाज किया उसका पर्पस खत्म नहीं होता। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। और ये एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने से पहले फ्लाइट इंजीनियर होता है, जो इंजीनियर होता है वो उसको पूरी तरह से एग्जामिन करता है, एक एक पार्ट को, उसके बाद लंबी सारी चेकलिस्ट होती है, वो एक एक चीज को देखता है और सर्टिफाइड फिट फॉर फ्लाइंग बोलता है। जी, उसके और बाद प्रशांत पवार मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता एनसीपी मेरे साथ मौजूद हैं, अजीत पवार के बहुत करीबी भी रहे हैं वो। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि विपक्षी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी राजनीतियों के बड़े नेता, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों या फिर अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, इस मामले की जांच की बात वो कर रहे हैं। लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, पता चले कि आखिर हुआ क्या। देखिए, कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी तो जांच होती है। वो जांच करने वाले एजेंसी रहती है, चाहे फ्लाइट का हो, चाहे बस का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे कोई भी हो, वो तो जांच करेंगे। उसके लिए तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। और जैसा कुछ किसी ने कुछ भी बोला है, ये हमारे पास में अभी ये हमारा ये टाइम नहीं है कि हम किसी के ऊपर में जबरन कुछ एलिगेशन लगाए या कुछ करे। अभी हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार साहब ने बोला ही है, वो एक्सीडेंट है करके। जांच करने वाली एजेंसी जांच करेंगी, जब जांच में कुछ निकलेगा तब हम बात करेंगे उसके लिए। आज हम इस बारे में बात करके हम किसी को जबरदस्ती दोषी नहीं ठहरा सकते। जी, प्रशांत जी, कल आज जैसा कि बारामती में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, कल कितने बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, क्या जानकारी आपके पास? अभी ऐसा है, अभी उनका पार्थिव शरीर फिर से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं जी, और कल फिर 10 बजे पार्थिव शरीर वहां पे लाएंगे विद्या निकेतन के ग्राउंड पे, और वहां से 11 बजे 11 बजे मुखाग्नि दी जाएंगी जी, 11 बजे अभी कल। बहुत सारी, हाँ, 11 बजे देंगे। अमित शाह जी वहां पे आ रहे हैं, सब पूरे महाराष्ट्र के बाहर का नेता भी वहां पे आ रहे हैं। जी, हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा है, 20 किलोमीटर तक के तो अभी गाड़ियों की लाइन 20 किलोमीटर पहले पूरा रोड बंद कर दिया। आज अभी ये परिस्थिति है कि अजीत दादा का सिर्फ पार्थिव देखने के लिए आज महाराष्ट्र में लोग उमड़ चुके हैं कि जनता, पहली बात तो जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ हुआ है करके। अभी मैं आपसे भी बात कर रहा हूं तो मैं तो सुबह से 7 चैनल के ऊपर बात किया, लेकिन मेरे को अभी भी ये नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि सोच नहीं सकते हम। नहीं, बिल्कुल सही है। अजीत पवार लोगों के दिलों में थे और जिस तरीके से वो कार्यकर्ता को जानते थे, कार्यकर्ता को समझते थे, और कई ऐसे कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ताओं को वो नाम से बुलाते थे, और जिस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर के कारण उनका जुड़ाव गांव-गांव रहा, वो अपने आप में वाकई शहर और मुझे लगता है कि देश में बहुत कम नेता होंगे जो अपने इलाके में, अपने राज्य में इतनी पकड़, अपनी पैठ रखते हैं। गुलाब चंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, मेरे साथ मौजूद हैं। हम सुन रहे थे एकनाथ शिंदे जी को, वो बता रहे थे कि बड़े कड़क नेता थे, मतलब कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा कहीं उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जो करना है वो तपाक से करना है, जो नहीं करना है वो भी बड़े तपाक से कह देते कि नहीं हो पाएगा, किसी को भले ही बुरा लगे, लेकिन उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। मैं जब मुख्यमंत्री था तब वो मेरे अधीन थे और अभी हम साथ में काम कर रहे थे। वाकई शानदार नेता थे। जी जी, मनोज जी, ऐसे चैनलों पे कभी जब पैनलिस्ट बैठते हैं तो तमाम तर बितर की बातें होती है। आज हमारा यहाँ शोकाकुल बारामती के विद्या प्रतिष्ठा इस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, जहां परिस्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार जो प्लेन हादसे का शिकार हो गए, पहले उनके पास, जैसा कि हमारे भाई प्रशांत पवार जी ने कहा कि हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ऐसा हादसा होना संभव है। अभी असंभावनाओं की स्थिति में समग्र महाराष्ट्र का संपूर्ण यहाँ का जनमानस खुद नहीं समझ पा रहा है कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद इस सच्चाई को, उसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैं उस दिवंगत आत्मा को अपने तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इस असामयिक मृत्यु, यह असामयिक इस घटना को लेकर के दुख की
या वेदनाएं जो क्रंदन कर रही हैं, इसका कोई शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है आज के तारीख में मनोज भाई। सच तो यह है कि जिस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, वो महायुति के रूप में हमारे आधार स्तंभ थे। आज हम सब हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब असहाय हो चुके हैं, हम लोग यतीम हो चुके हैं। आपने एकनाथ शिंदे साहब का बात सुना होगा, आज मैंने एक भाई खो दिया, अपना गार्जियन खो दिया। 1 साल बड़े थे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से, अजीत दादा बड़े थे। कल्पना करिए कि समग्र महाराष्ट्र ही नहीं, राष्ट्र उनको अजीत दादा कह रहा था। अभी भी मैं नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा था, मोदी साहब को, उन्होंने भी अजीत दादा शब्द से उन्होंने संबोधित किया। आज की इस परिप्रेक्ष्य में किस तरफ बात करूं, क्या बात करूं, कुछ किंवदंतियां पश्चिम बंगाल की तरफ से आ रही है। उस घृणास्पद बयान को लेकर के बहुत बेहद दुखी हुआ है। हमारे राष्ट्र नायक आदरणीय श्री शरद पवार साहब ने सभी आरोपों को खंडन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीयता का, सच्चाई के पटल पर उन्होंने एक बात कह करके सब कुछ खारिज कर दिया कि एक दुर्घटना है, शरद पवार परिवार के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन है। सच यही है मनोज जी, सच्चाई यही है। आज महायुति के रूप में हमारा परिवार बहुत दुख की स्थिति में है। तमाम मैं सुबह से समझ लेकर के सकता आप हूं कि देखेंगे महायुति के लिए एक बड़ा झटका ये है, और उससे बड़ा सदमा, उससे बड़ा एक कह सकते हैं कि झटका एनसीपी अजीत पवार गुट के लिए है। अरविंद जयतिलक जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो मेरे साथ मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। अरविंद जी, स्वाभाविक तौर पर जैसे कि प्रशांत जी ने कहा कि इस घड़ी में हम क्या करें, लेकिन यकीन मानिए पूरे महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा चल रही है, जितने भी एनसीपी के अजीत पवार गुट के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कि अब एनसीपी अजीत पवार गुट को आखिर कौन संभालेगा, नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि अजीत दादा पवार की जगह तो कोई नहीं ले सकता। महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से है, उस तरीके की राजनीति में अपनी पार्टी को संभाल कर रखना, अपने विधायक, अपने सांसदों पर का भरोसा जीतना, उनको मजबूती प्रदान करना, ये बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन क्षण ऐसा है कि क्या पूछा जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भले ही एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता, नेता चुप हों, लेकिन उनके मन में यही सवाल हो रहा है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा नेतृत्व कौन करेगा, और क्या वाकई पार्टी को वो संभाल कर रख पाएगा। बिल्कुल मनोज जी, शास्त्रों में कहा गया है कि सिंघनी का जो दूध होता है या तो सोने के पात्र में सुरक्षित रहता है या सिंह के बच्चों के पेट में सुरक्षित रहता है। आज की तारीख में जो एनसीपी के विधायक हैं, निसंदेह जो है उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि अब अजीत दादा के बाद कौन उनको जो है संगठित रखेगा, कौन सुरक्षित रखेगा, और कौन महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें प्रासंगिक रखेगा। अजीत दादा के न रहने के बाद जो है चुनौती जो है मुंहबाए खड़ी है, और एक लोगों के मन में प्रश्न है, न केवल कार्यकर्ताओं के, विधायकों के, बल्कि जो सहयोगी दल है, चाहे एकनाथ शिंदे जी की पार्टी हो, बीजेपी हो, उनके लिए जो भी वो एक संतुलन के योग कारक थे, उनके मन में भी बेचैनी है। लाजमी तौर पर परिवार का कोई अगुवा ही आएगा, तभी यह जो है विधायक सुरक्षित रह पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी पत्नी के हाथ में कमान दिया जाएगा, या उनके ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में कमान दिया जाएगा, या दोनों धड़ मिल करके उसका नेतृत्व जो है शरद पवार जी करेंगे। जी, पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी कल तो अंत्येष्टि कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो है थोड़ी सलवटें हटेगी। इसके बाद जो है पूरी तरह से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति अजीत दादा के न रहने के बाद किस करवट जो है बदलती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मनोज जी इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रशांत पवार मेरे साथ मौजूद है। प्रशांत साहब, हमने एक चीज देखी है कि भले ही एनसीपी 2 गुटों में बंट गई हो, एक गुट वो अजीत पवार के साथ चला गया हो, दूसरा गुट वो शरद पवार के साथ चला गया हो, लेकिन हमेशा पवार परिवार ने राजनीति को अपनी घर की दहलीज के बाहर रखा। हमने देखा, जैसा कि सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई दिवाली सारे लोगों ने मिलकर मनाई, और हाल के दिनों में अजीत पवार शरद पवार के मिलने पहुंचे। तो क्या आप ये मानते हैं कि भले ही दोनों गुट अलग हैं, अलग अलग गठबंधन के साथ हैं, लेकिन नेतृत्व जो है वो हमेशा की तरह शरद पवार ही करेंगे? ऐसा है, ये तो कुछ समय नहीं है इस बारे में मैं चर्चा करूंगा जी। आज जिस हिसाब से हमारे महाराष्ट्र का नेतृत्व अजीत दादा नहीं रहे, ये हमारे लिए काला दिन है आज का।
हम किसके पास में पार्टी जाएंगी और किसके पास में पार्टी नहीं जाएंगी, इसके ऊपर में टिप्पणी करना या इसके ऊपर जी चर्चा करना, जी ये आज का दिन नहीं है, ऐसा मैं मुझे समझ रहा हूं, मैं लगता है। आपकी भावनाओं को समझ और रहा हूं, आज का किसी दिन ने बिल्कुल इसके नहीं है। और ऊपर आप में हम तो भी बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं समझ जो रहा हूं, मैं अजीत समझ रहा हूं दादा थे, आपकी वो भावनाओं अजीत को दादा समझ सकता हूं। और किस किस मुंह से कहें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक एक ऐसी ऐसी भावना है, कार्यकर्ताओं की चिंता भी है जिस तरीके से घटना है। मेरे साथ मेहता साहब मौजूद है। मेहता साहब, अभी मेहता हमारे साहब, कोई शायद कार्यकर्ता शायद की मुझे लगता है कि जो अजीत पवार का जो हादसा हुआ है, जिस विमान से हादसा हुआ है, मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे देश की जो राजनीति है, उस राजनीति में अब हर चीज को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। मैंने देखा कि घटना होने के बाद ममता बनर्जी का बयान आ गया कि साहब सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करानी चाहिए। उसके बाद उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया, अखिलेश यादव की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वही बात निकल कर आ गई। मुझे लगता है कि ये कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है, इसके पहले भी हादसे हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कोई संकट और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, हादसा होता है। सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार ने जब खुद इस तरह से बयान दे दिया कि कम से कम हर मामलों में राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए, वो शरद पवार जो उसी गुट से हैं, उसी यूपीए में है जहां जिस गुट में ममता बनर्जी आती हैं, उमर अब्दुल्ला आते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई कम से कम राजनीति इस पर तो मत करो। मुझे लगता है कि हादसों को हादसे की तरफ देखा जाना चाहिए और कम से कम रिपोर्ट का भी इंतजार कर लेना चाहिए। रिपोर्ट तो कम से कम आ जानी चाहिए, उसके बाद इस तरह से बयान दे लिए जाते। मेहता साहब, बिल्कुल, अभी ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी नहीं हुई है, जस्ट स्टार्ट किया है। उनको डाटा कलेक्ट करना है। एक बार ब्लैक बॉक्स हाथ में आ गया, उसका एनालिसिस हो गया, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। एयरक्राफ्ट में क्या क्या बात हुई है पूरी की पूरी आ जाएगी और पूरा कॉज आ जाएगा। एयरक्राफ्ट में क्या हुआ, हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, वो सारा आ जाएगा। और मेरी सबसे विनती है कि इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ दीजिए और वेट करिए। जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो इंक्वायरी में जो निकल के आएगा सबके सामने आ जाएगा। इसको एक हादसा है, बहुत दुखद हादसा है। और मैं जैसे पहले आपको बता रहा था, एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ होने से पहले एक इंजीनियरिंग ऑफिसर उस एयरक्राफ्ट की एक एक चीज को सर्टिफाई करता है, चेक करता है, सर्टिफाई करता है और साइन करता है एयरक्राफ्ट इज फिट फॉर फ्लाइंग, तभी पायलट आता है। उसके बाद पायलट और को पायलट आके भी एयरक्राफ्ट की एक एक पार्ट को चेक करते हैं अपने आप से। उनके पास चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट उनके दिमाग में छपी होती है और उनके हाथ और आंखें वहीं पे जाती हैं। वो एयरक्राफ्ट चेक करते हैं, फिर उसके बाद कॉकपिट में बैठते हैं, कॉकपिट में भी सारा चेक करते हैं, फिर आके वो अपने जो वीआईपी जो भी पैसेंजर है उनको रिसीव करके उनको बिठाते हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट में कहीं भी कोई शंका हो, अगर किसी ने कुछ किया हो, तो वो सामने आ जाता है। तो मैं मेहता साहब एक बात और यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो मैंने आप जिसका जिक्र कह रहे हैं, मैंने देखा था कि मुंबई एयरपोर्ट पर जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, बाकायदा उन्होंने साइन किए थे। वो मैंने रिपोर्ट देखी थी और उस पर लिखा था कि इट्स ओके, सब ठीक है, फ्लाइंग के लिए फिट है। लेकिन ये कहा गया कि मेडे कॉल की गई थी और उस वक्त क्या मेडे कॉल जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें पायलट की बातचीत तो आती है, लेकिन पायलट की बातचीत होने के साथ साथ क्या कोई तकनीकी खामी या इंजन खराब जैसी चीज, कौन सी चीज होती है जिसके जरिए यह पता चलता है कि इस कारण से यह हादसा हुआ? कैसे पता चलता है? देखो, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसमें पायलट और को पायलट के बीच में जो भी बातें होती हैं वो सारी रिकॉर्ड होती हैं। दूसरा ब्लैक बॉक्स में एयरक्राफ्ट के हर पैरामीटर का रिकॉर्ड रहता है। किस हाइट पे उड़ा, कब किस हाइट से नीचे आया, कब उसने राइट टर्न किया, कब लेफ्ट टर्न किया, कब उसने टेढ़ा हुआ, ये हर चीज रिकॉर्ड रहती है। हर चीज, हर पैरामीटर का रिकॉर्ड रहता है और ये सारा एनालिसिस हो जाता है, सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो ब्लैक बॉक्स में सिर्फ आवाज नहीं होती, एयरक्राफ्ट के हर पैरामीटर का, कितनी हाइट पे उसको क्या हुआ, कहां से टर्न किया, कौन सा रूट फॉलो किया, हर चीज आती है। तो इसलिए सब कुछ निकल के आ जाएगा जी, पूरा ट्रैक होकर आ जाएगा, सब कुछ निकल के आ जाता है, सारी चीजें निकल कर आ जाएगी। प्रशांत पवार साहब, क्योंकि वहां पर यह कहा जा रहा था कि उस गांव के तमाम ऐसे प्रत्यक्षदर्शी थे, यहां तक कि कुछ कार्यकर्ता भी थे, वो देख रहे थे कि विमान टेक ऑफ नहीं कर रहा था बल्कि हिल रहा था। तो शुरुआती दौर में यह भी जानकारी आई थी कि मुंबई में भी मौसम खराब था, वहां भी मौसम खराब था, वो ठीक तरीके से जो एयर स्ट्रिप है उस पर उतर नहीं पाया। क्या किस तरह की जानकारी आपको मिली? नहीं, मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही वो जानकारी सुनी कि पहले नीचे आया, फिर वो ऊपर लेने गया, फिर ऊपर लैंडिंग के वक्त
फिर ऊपर जाने के बाद में वो जो गांव वाले बता रहे थे कि वो फट से नीचे आके गिर गया जी डायरेक्ट, जी। और नीचे आके गिरने के बाद वो ब्लास्ट हो गया। लेकिन गांव वालों को ये मालूम नहीं था कि माननीय अजीत दादा पवार उसमें थे। वो लेडी आई, पानी लाई, उसने बाद में फिर बुलाया कि ब्लैंकेट लाओ, ये लाओ, तो वो सब लेके आई वहां पे। तब तक कि किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या कौन है और कौन नहीं है करके। ये जो आई विटनेस यानी वहां की जो विटनेसेस है वो उन्होंने ये बताया कि ऊपर में गोल गोल घूम रहा था, फिर वो नीचे आया, फिर वो डायरेक्ट ही नीचे आ गया है। ये इस टाइप की वो बातें वो और लोग ये भी बता बताया रहे गया थे कि जो हाथ में घड़ी पहने हुए थे अजीत पवार, उसी से उनकी जी, पहचान जी। हुई, क्योंकि हादसे के कारण सभी जितने भी लोग उसमें शामिल थे उनका शरीर जल चुका था। मेरे पास में तो ऐसे ऐसे फोटो आए, आपको अभी क्या दिखाऊं मैं। शायद आपके पास आए होंगे, नहीं आए होंगे, नहीं पता मुझे। मैं अभी ऑनलाइन हूं तो उसमें है जी। उसमें तो यानी देख भी नहीं सकते आप इस टाइप के फोटो हादसे के बाद के। यानी हम तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, क्या है सही में हादसा है, या हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि हम लोग सपना देख रहे हैं। ये अभी भी महाराष्ट्र के जनता को समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं तो आपके चैनल पे उनने रिक्वेस्ट किया करके आया, मैं सुबह से सब जगह था। अभी यानी बात करते करते मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अपन कुछ नींद में तो बात नहीं कर रहे ये सब। मेरे को तो सुबह 9 सवा 9 बजे सब ये चीजें मालूम हो गई थी। मेरे एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने बताया था ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन डीजीसीए ने जब तक के डिक्लेयर नहीं किया तब तक के हम लोग उस पर कुछ बात नहीं करते। डीजीसीए ने डिक्लेयर करने के बाद में ये तो दुर्घटना बहुत महाराष्ट्र की जनता आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई है महाराष्ट्र। अजीत दादा नहीं, ये कोई मानने को तैयार नहीं। ना छोटा व्यक्ति मानने को तैयार है, ना बड़ा व्यक्ति मानने को तैयार है, ना पॉलिटिकल आदमी मानने को तैयार है, ना बिजनेसमैन मानने को तैयार। आज ऐसी परिस्थिति है महाराष्ट्र में। उनका पार्थिव जहां पे रखा हुआ है वहां तो लाखों लोग जमा हो गए। अभी महाराष्ट्र में बारामती पहुंचने के लिए कम से कम 20 घंटा लग रहा है। उसके बाद भी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी अभी मेरा अपनी फ्लाइट है आधे 15-20 मिनट में। मैं यहाँ से पुणे जाऊंगा और डायरेक्ट पुणे जाके वहां से बारामती, तो मुझे बताया गया कि अभी आप 12 बजे के पहले बारामती मत आइए, पूरा बंद है करके बारामती। ये वो शख्स है कि ये शख्स को सिर्फ देखने के लिए, अभी तो उनका सिर्फ फोटो देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी हुई है। तो आप सोचो कि वो क्या आदमी हो। जबान का पक्का आदमी था। हाँ। एक बार अगर उस आदमी ने बोल दिया ये करना है तो करना है। बाकी जैसे नहीं कि नहीं मैं देखता हूं, करता हूं, सोचता हूं, ये चीज हमने। और सुरक्षा के बारे में उस आदमी, मैं आपको एक उनका किस्सा बताता हूं, और मुझे थोड़ा सा ये बताने के बाद में क्षमा करें कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं। मैं प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अमरावती जा रहा था पिछले कुछ 6-8 महीने पहले। वो ड्राइवर को ये बोलते थे कि देख भाई तू 100 के ऊपर में गाड़ी नहीं चला, और गाड़ी चलाते हो ऐसा ओवरटेक नहीं करना, वैसा ओवरटेक नहीं करना, बराबर लाइन में गाड़ी चल। हरकत नहीं, अपने को 10 मिनट लेट हुआ तो भी चलेगा। 100 के ऊपर गाड़ी की इसका मतलब ये नहीं कि अपन बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ये उनकी ड्राइवर को सलाह रहती थी, जिसमें मैं और दादा दोनों ट्रैवल कर रहे थे। नागपुर से 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर आना जी। यानी इतना ज्यादा सुरक्षा के बारे में उनका ध्यान रहता। एक बार एक अमरावती से कार्यक्रम करके आए, जो गवर्नमेंट की गाड़ी थी, वो गाड़ी के अंदर में सफारी कार थी, सफारी गाड़ी थी, उसमें वो बैठ के आए। मैं रात को 11:15 बजे नागपुर एयरपोर्ट पे था, तब मैं शहर का अध्यक्ष था। और उसके बाद में दादा ने जब गाड़ी के नीचे उतरे, वो टायर में से गर्म हवा अपना वो ये निकल रहा, धूल निकल रहा था। तो दादा बोले मैं लोक प्रतिनिधि हूं, तुम हमको मारने के लिए निकले हैं क्या? बोले इसके बाद में ऐसे गाड़ी में लोक प्रतिनिधि को अगर आपने ऐसी गाड़ी दिया
तो आप और मैं हूं, अगर पैसा होना है तो मेरे से पैसा ले जाओ और नई गाड़ियां लेके आओ बोली। हम जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं और हमको आप इस टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं बोले। यानी ये एक एक चीज वाकई एक एक चीज का दादा- ख्याल रखते थे, चमत्कारिक नेता थे, महाराष्ट्र की राजनीति के बैलेंसिंग फैक्टर थे। सरकार किसी की बने, या तो एनडीए की बने या यूपीए की बने, लेकिन वो धुरी थे। और वो इस सरकार में भी थे, उस सरकार में भी थे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की कल्पना अजीत पवार के बिना संभव नहीं है। पता नहीं कैसा कल होगा, कैसी राजनीति होगी, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के नेता और कार्यकर्ता अजीत पवार को भुला नहीं पाएंगे। उनको श्रद्धांजलि देते हैं और इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। फिलहाल शुक्रिया करूंगा मैं सभी का, और प्रशांत साहब को जाना भी है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का जो विस्तार से चर्चा कर रहे थे मेरे साथ इस मुद्दे पर। वहीं मुंबई से बारामती के लिए प्लेन से रवाना हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हादसे का शिकार हो गए। बारामती पहुंचने से पहले ही अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार के साथ प्लेन में 5 लोग सवार थे। हमारे संवाददाता शाहिद भी उसी जगह पहुंचे जहां पर प्लेन क्रैश हुआ। उनकी रिपोर्ट वहां से देखिए। इस वक्त हम बारामती में उस जाए हादसे के पास मौजूद हैं जिसमें जिस चार्टर्ड फ्लाइट में जो है अजीत पवार अपने 5 लोगों के साथ जो है इसमें मौजूद थे और जो हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर पता चली है और उसके बाद से ही न सिर्फ बारामती में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है। अभी भी आप देखिए कि जो मलबा है वो मलबा अभी भी पड़ा हुआ है। अंदाज़ा लगाइए कि जो आग है कितनी भयानक रही होगी। जो प्लेन है उसके कई पार्ट्स आप देखिए इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ मेरे सामने ही आप देखिए कि फॉरेंसिक की टीम और दूसरे सभी लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। उनके साथ साथ हादसे में उनके अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत यानी कि कुल 5 लोग मौजूद थे जो इस हादसे के शिकार हो गए। पवार जो है 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वो मुंबई से सुबह 8:10 पर यहां के लिए रवाना हुए। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखाई दिया तो वो प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। और इस पायलट ने भी कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं दिया था, उसने मेडे जैसे कॉल भी नहीं दिया था, जो आमतौर पर इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट जो है ये बात कहते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी जो है आज बारामती पहुंचे। उनके साथ साथ और भी छगन भुजबल, समीर भुजबल समेत कई सारे लीडर यहां आए। उन्होंने आज स्कूलों की जो है छुट्टी दे दी और 3 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। पवार का अंतिम संस्कार बारामती में यहीं जो है कल जो है 11 बजे किया जाएगा। और अजीत पवार के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनित्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया भी जो है बारामती पहुंच चुकी हैं। इधर एयरक्राफ्ट और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान के ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर के ऑफिस पहुंची है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार के विमान हादसे में असामयिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। पुणे जिले के बारामती में बुधवार को लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद समाचार से भावुक होकर भारत के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनोखी कला के माध्यम से दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, एक पत्ते पर अलविदा अजीत दादा, ये उन्होंने पत्ते पर उनकी कलाकृति को उकेरा है और इस कलाकृति को उकेरते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है, और शायद एक भावभीनी श्रद्धांजलि से कह सकते हैं। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता अजीत पवार दादा समेत 5 लोगों का विमान दुर्घटना में निधन अत्यंत ही दुखद है। हम पता पर कलाकृति उकेरकर भगवान से इन सब के लिए आत्मा की शांति का प्रार्थना करते हैं।
पवार साहब जैसे कदावर नेता का असामयिक निधन होना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।